A big welcome to all the listeners of this video. I am Arvind Mishra from the DTRTI Lucknow, the Direct Taxes Regional Training Institute, and we are going to study section 41. Section 41 बात करता है प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स के बारे में, और 41(1) से हम शुरू करेंगे, सबसेक्शन 1 से। और 41(1) में ये कहा जा रहा है कि जब भी ऐसा होता है कि कोई अलाउंस या रिडक्शन किसी भी असेसमेंट में किसी साल के लिए अगर दे दिया गया है और ये जो अलाउंस या रिडक्शन है ये किसी लॉस एक्सपेंडिचर या फिर ट्रेडिंग लायबिलिटी के संदर्भ में है जो असेसी ने इनकर की थी। असेसी को हम यहाँ फर्स्ट मेंशन पर्सन कहेंगे, यानी वो पर्सन जिसको सबसे पहले मेंशन किया जा रहा है, और जब उसको ये रिडक्शन या अलाउंस दे दिया गया है लॉस एक्सपेंडिचर या ट्रेडिंग लायबिलिटी के संदर्भ में। लॉस आप लोग जानते ही हैं कि लॉस जब होता है तो लॉस का बेनिफिट एसएससी को दिया जाता है। एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में वो दिखाता है और उसको हम लोग अलाउ करते हैं। ट्रेडिंग लायबिलिटी, जब भी कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है उसमें अगर कोई देनदारी बाकी है और उसको अलाउंस या रिडक्शन के रूप में दिया जा रहा है, यानी जैसे कभी बैड डेट हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आगे आने वाले प्रीवियस ईयर में, यानी सब्सिक्वेंटली किसी दूसरे प्रीवियस ईयर में, अगर ये जो फर्स्ट मेंशन पर्सन है यानी जो एसएससी है उसने कोई राशि प्राप्त कर ली, चाहे कैश में या किसी और भी तरीके से, उस लॉस एक्सपेंडिचर के सिलसिले में, या उसने कोई बेनिफिट प्राप्त कर लिया, कोई फायदा प्राप्त कर लिया उस ट्रेडिंग लायबिलिटी के संदर्भ में जो उसको डिडक्शन या अलाउंस के रूप में दिया गया था, चाहे वो ट्रेडिंग लायबिलिटी को रेमिट कर दिया गया हो या वो सीज हो गई हो। रेमिट कर देना यानी जैसे कोई माफ कर देता है, छूट दे देता है, या सीज हो जाना यानी कि वो अपने आप ही खत्म हो गई। अगर ट्रेडिंग लायबिलिटी रेमिट हो जाती है या सीज हो जाती है, या फिर कोई लॉस या एक्सपेंडिचर के संदर्भ में कोई राशि एसएससी प्राप्त कर लेता है, तो जो भी राशि उसने प्राप्त की है या जो फायदा उसे ट्रेडिंग लायबिलिटी के सीज या रेमिट होने के संदर्भ में मिला है, उसकी जो वैल्यू है, जो उसको अक्रू हुई है, वो वैल्यू या वो राशि जो उसने प्राप्त की है, वो उसका प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन मान लिया जाएगा और उसको इनकम टैक्स के लिए चार्ज कर लिया जाएगा उस प्रीवियस ईयर की इनकम के रूप में, भले ही वो बिजनेस या प्रोफेशन जिसके रिस्पेक्ट में वो अलाउंस या डिडक्शन पहले दिया गया था अब वो मौजूद हो या ना हो। यानी कि बिजनेस भले ही अभी नहीं चल रहा है, बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं है जिस संदर्भ में पहले अलाउंस या डिडक्शन दिया गया था, लेकिन फिर भी अगर कोई राशि एसएससी प्राप्त कर लेता है या कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी उसकी रेमिट या सीज हो जाती है, उससे वो फायदा प्राप्त कर लेता है, तो वो जो फायदे की वैल्यू है, वो बेनिफिट का जो वैल्यू है या जो राशि वो प्राप्त कर रहा है, वो उसको हम उसी प्रीवियस ईयर की इनकम मान लेंगे जिस प्रीवियस ईयर में उसको ये फायदा प्राप्त होता है, और उसको टैक्स के लिए चार्ज कर लिया जाएगा।
तो ये हुआ 41(1)(a). 41(1)(b) में कहा जा रहा है कि यदि उस बिजनेस को सक्सीड कर दिया गया हो, यानी कि उस बिजनेस को किसी ने एमालगमेशन में या तो टेक ओवर कर लिया, या मर्जर से कोई दूसरी एंटिटी बन गई, या किसी भी और रूप से वो जो बिजनेस है वो सक्सीड कर लिया गया। ये जो सक्सेशन है बिजनेस में, इसको हम एक्सप्लेनेशन 2 में अभी देखेंगे, लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है कि अगर बिजनेस को सक्सीड कर दिया गया, यानी बिजनेस जो पुराना था उसके कोई और उसका मालिक आ गया, उसके मालिकाना हक जिनका था वो बदल गए, और जो सक्सेसर है वो अगर प्राप्त कर लेता है कोई भी राशि उस लॉस या एक्सपेंडिचर के संदर्भ में, या फिर उस ट्रेडिंग लायबिलिटी के संदर्भ में जो कि रेमिशन या सेसेशन से उसको प्राप्त हो रही है, जो बेनिफिट प्राप्त हो रहा है, तो अगर वो सक्सेसर को भी प्राप्त हो जा रहा है तो उस केस में वो सक्सेसर जो है उसकी इनकम मान ली जाएगी, वो उस प्रीवियस ईयर में जब भी उसको वो बेनिफिट प्राप्त होता है। यानी अगर बिजनेस का मालिक वही रहता है जो पहले था, तो जो भी मालिक है उसके हाथ में टैक्स होगा, और अगर सक्सेसर आ गया तब तक, जब तक कि वो राशि प्राप्त होती है, यानी उसने जैसे अपने कुछ एफर्ट करके, उसने कुछ कोशिश करके वो राशि प्राप्त कर ली, जो कि पहले लॉस या एक्सपेंडिचर के रूप में या ट्रेडिंग लायबिलिटी के रूप में अलाउ कर दिया गया था, और अब वो राशि उसने प्राप्त कर ली या वो बेनिफिट उसने प्राप्त कर लिया, तो जो सक्सेसर है उसके टोटल इनकम में उसको जोड़ दिया जाएगा, और किस हेड में जोड़ा जाएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन हेड में उसकी इनकम मान लिया जाएगा, और उसके अनुसार ही उसको टैक्स के लिए चार्ज कर लिया जाएगा, इनकम टैक्स चार्ज उस पर कर लिया जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन 1 इसमें कहता है कि जहां ये शब्द यूज किए गए हैं, लॉस और एक्सपेंडिचर और सम बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच ट्रेडिंग लायबिलिटी बाय वे ऑफ रेमिशन और सेसेशन देयरऑफ, तो ये जो है लॉस, एक्सपेंडिचर या कोई बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी, उसमें अगर रेमिशन या सेसेशन किसी भी लायबिलिटी का असेसी खुद कर देता है बाय यूनिलेटरल एक्ट, यूनिलेटरल मतलब जो चीज इकलौता खुद ही असेसी कर देता है, स्वयं कर देता है, लायबिलिटी को वो मना कर देता है कि हम नहीं देंगे, उसको स्वयं ही रेमिटेड या सीज्ड मान लेता है, उस राशि को यूनिलेटरल एक्ट के द्वारा, यूनिलेटरल जो है बायलैटरल का ऑपोजिट है, बायलैटरल मतलब दो लोगों के बीच में, यूनिलेटरल मीन्स स्वयं एक व्यक्ति जो करता है एक्शन, तो अपने खुद के एक्ट से अगर असेसी उसको लायबिलिटी को सीज या रेमिट मान लेता है, तो उस केस में वो उसको राइट ऑफ कर देता है बाय वे ऑफ राइटिंग ऑफ सच लायबिलिटी। किस तरह से रेमिट या सीज मान रहा है, उसको वो राइट ऑफ कर देता है अपने अकाउंट्स में। तो अगर ऐसा वो करता है, अपने एक्ट से भी करता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जिसकी वजह से उसे वो बेनिफिट प्राप्त हो रहा हो या लायबिलिटी उसकी सीज हो रही हो। अगर अपने यूनिलेटरल एक्ट से ही वो लायबिलिटी को रेमिट या सीज मान लेता है, तो भी इस भाषा में वो कवर हो जाएगा, जहां हम कहते हैं कि उसकी ट्रेडिंग लायबिलिटी रेमिट या सीज हो गई और उससे उसको बेनिफिट प्राप्त हो गया। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पे। एक्सप्लेनेशन 2 जो सक्सेसर है बिजनेस का उसके बारे में बात करता है, और ये बताता है कि सक्सेसर इन बिजनेस का मतलब क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जब भी कोई किसी कंपनी का अमेलगमेशन किसी दूसरी कंपनी से होता है, तो जो अमेलगमेटेड कंपनी है, यानी जो अमेलगमेशन के बाद जो कंपनी बनी उसको अमेलगमेटेड कंपनी बोलते हैं, तो अमेलगमेटेड कंपनी सक्सेसर है। और अगर उसी लिहाज से हम देखें तो अमेलगमेटिंग कंपनी प्रीडेसेसर है। प्रीडेसेसर वर्ड यहाँ यूज नहीं किया जा रहा, लेकिन उसको बस मैं सक्सेसर के सामने रख के आपको समझाने की
कोशिश कर रहा हूँ। और इसी तरह से एक्सप्लेनेशन 2 के सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि जब भी जो एसएससी है, यानी फर्स्ट मेंशन पर्सन का मतलब जो एसएससी है, उसको सक्सीड किया जाता है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, यानी पर्सन बदल जा रहा है, उसका मालिक जो है उसी बिजनेस या प्रोफेशन में पहले जो पर्सन था वो खत्म हो गया, उसकी जगह दूसरा पर्सन आ गया, तो जो दूसरा पर्सन आ गया वो सक्सेसर माना जाएगा। और इसी प्रकार से अगर कोई फर्म है जो कि बिजनेस या प्रोफेशन कर रही है और उस फर्म को सक्सीड किया जाता है दूसरी फर्म के द्वारा, यानी जो पहले फर्म थी अब वो नहीं रही, वो खत्म हो गई, उसी की जगह उसी बिजनेस या प्रोफेशन में अब दूसरी फर्म आ गई, उसी बिजनेस को अब दूसरी फर्म कर रही है, तो ये जो दूसरी फर्म है वो सक्सेसर मानी जाएगी। और अगर किसी केस में डीमर्जर का केस है, डीमर्जर में जो रिजल्टिंग कंपनी है, डीमर्जर यानी मर्जर का उल्टा, मर्जर यानी मिल जाना, डीमर्जर यानी अलग हो जाना। तो कोई अगर कंपनी अपने किसी पार्ट को अपने से अलग कर देती है तो वो डीमर्जर कहलाता है, तो अंडरटेकिंग को अपने से अलग कर देती है तो डीमर्जर कहलाता है। तो डीमर्जर के बाद जो कंपनी बनती है वो है रिजल्टिंग कंपनी, यानी परिणाम स्वरूप जो कंपनी बन रही है। और जो पहले थी उसको कहते हैं डीमर्ज्ड कंपनी, जो डीमर्जर के बाद बनी वो है रिजल्टिंग कंपनी। तो रिजल्टिंग कंपनी उस केस में सक्सेसर मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर अब आते हैं 41(2) पे, अगर कोई बिल्डिंग मशीनरी प्लांट या फर्नीचर है जो जिसका मालिक एसएससी है, यानी विच इज ओन्ड बाय द एसएससी, और जिसके रिस्पेक्ट में 32(1)(1) में डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया गया है और जिसे बिजनेस के पर्पस के लिए यूज किया गया रहा है, यानी कोई ऐसा बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर है जिसका इस्तेमाल बिजनेस में हो रहा है और उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम हो रहा है और एसएससी उसका ओनर भी है। अगर ऐसा एसेट जो भी बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर है वो अगर बेच दिया जाता है या डिस्कार्ड कर देना मतलब हटा देना या डिमोलिश कर देना यानी तोड़ देना, या वो डिस्ट्रॉय हो जाता है मतलब किसी वजह से वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है, और जो मनीज पेबल है उसके रिस्पेक्ट में, यानी जो भी एसेट खत्म हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो मनीज पेबल है और उस बिल्डिंग मशीनरी प्लांट और फर्नीचर के रिस्पेक्ट में, और साथ में उसका जो स्क्रैप वैल्यू है, यानी मनीज पेबल जैसे कोई आपने इंश्योरेंस करा रखी है, अगर कोई एसेट डिमोलिश हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा देगी, उसको भी मनीज पेबल के परिभाषा में शामिल किया जाता है। मनीज पेबल की डेफिनेशन नीचे यहाँ एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, तो एक मिनट अगर हम उसको देख लें तो हमारा कॉन्टेक्स्ट और क्लियर हो जाएगा। जो मनीज पेबल है वो कोई इंश्योरेंस की राशि हो सकती है, कोई सैलवेज की राशि हो सकती है, जैसे कोई चीज डिस्ट्रॉय हो गई और आपने उसको बचा लिया, सैलवेज कर लेना मतलब बचा लेना, और उसका एक पार्ट आपने बचा लिया, या फिर कोई कॉम्पेंसेशन का पैसा जो उसके संबंध में पेएबल हो सकता है। तो सैलवेज का पैसा आपको पेएबल हो सकता है, आपको इंश्योरेंस पेएबल हो सकता है, या कॉम्पेंसेशन पेएबल हो सकता है, ये तीनों चीजें। और साथ में अगर वो बिल्डिंग मशीनरी प्लांट या फर्नीचर को बेचा जाता है, सेल किया जाता है, तो जिस भी दाम पे वो बिक रहा है वो दाम, ये सारी चीजें कुल मिला के मनीज पेएबल बनाती है। बस ये है कि इसमें लिखा है कि अगर किसी मोटर कार की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमने 43(1) के अनुसार, 43(1) के प्रोवाइजो के अनुसार हमने 25,000 रुपये मान ली थी, जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो असल में जो वैल्यू था वो कुछ और था, इस प्राइस पे वो खरीदी गई थी। 43(1) के प्रोवाइजो के अंतर्गत हमने उसको 25,000 मान लिया था, तो फिर प्रोपोर्शनेट बेस पे मनीज पेबल माना जाएगा, मनीज पेबल का एक प्रोपोर्शन लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में
अगर हमारी जो मोटर कार थी वो 1 लाख रुपए की थी, जिस 1 लाख रुपए में खरीदी गई थी, लेकिन 43(1) के प्रोवाइजो के अंतर्गत हमने उसको 25,000 मान लिया था, तो जो भी मनीज पेबल हमारा आ रहा है इंश्योरेंस, सैलवेज, कंपनसेशन से या सेल्स से, उस पूरी की पूरी राशि को हम गुणा करेंगे 25,000 बटे 1 लाख से, यानी 25,000 बटे 1 लाख का रेशो हम लगा देंगे मनीज पेबल पे, और वो हमारा एक्चुअल मनी पेबल हो जाएगा। और जब हम कहते हैं कि कोई चीज बेच दी गई, तो बेचने का मतलब ये भी है कि उसे एक्सचेंज कर लिया गया किसी और चीज के एवज में, या उसका कंपल्सरी एक्विजिशन सरकार के द्वारा कर लिया गया और उस पर कोई कॉम्पनसेशन सरकार उस केस में दे देती है, या कंपल्सरी एक्विजिशन को जो भी उसके लिए लॉ है उसके अंतर्गत कर लिया गया, तो वो भी सेल के अंतर्गत आ जाता है। तो कोई भी सेल वैल्यू, इंश्योरेंस वैल्यू, सैलवेज वैल्यू या जो कॉम्पनसेशन मनी पेबल है, ये सब कुछ मिला के मनी पेबल कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें, जहाँ हम सब सेक्शन 2 में पढ़ रहे हैं कि यदि कोई बिल्डिंग मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर सोल्ड, डिस्कार्ड, डिमोलिश या डिस्ट्रॉय हो जाता है, और तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी मनीज पेबल है और उसके साथ साथ जो भी स्क्रैप वैल्यू है, यानी उसका जो वो अगर स्क्रैप हो गया तो उसको आपने बेच दिया, या जिस राशि में वो बिक रहा है, अगर स्क्रैप वैल्यू और मनीज पेबल रिटर्न डाउन वैल्यू से ज्यादा है, रिटर्न डाउन वैल्यू जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन लगने के बाद, साल दर साल जैसे डेप्रिसिएशन लगा और उसके बाद जो वैल्यू आती है वो रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो अगर आपका जो स्क्रैप वैल्यू प्लस मनीज पेबल रिटर्न डाउन वैल्यू से ज्यादा है, तो जितना भी वो ज्यादा है उस हद तक कि वो जो ज्यादा राशि है वो एक्चुअल कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू के डिफरेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो एक्चुअल कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू के डिफरेंस से ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो ज्यादा राशि है, यानी कि अगर आपने स्क्रैप वैल्यू और मनीज पेबल ज्यादा में ज्यादा मिल गया है आपको उसके रिटर्न डाउन वैल्यू से, तो जितना भी ज्यादा है वो चार्ज हो जाएगा, शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ द बिजनेस, उस बिजनेस के इनकम के रूप में चार्ज हो जाएगा, ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द मनीज पेबल वाज बिकेम ड्यू। जब भी वो मनी पेबल ड्यू हो जाता है, यानी यहाँ एक्चुअल पेमेंट की बात नहीं हो रही है, जैसे ही वो ड्यू हो गया तुरंत वो टैक्स के लिए चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई हमारी बिल्डिंग मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर डिस्ट्रॉय हो गई और उस पर हमें मनीज पेबल मिल रहा है लटस से, वो जो जब खरीदी गई थी तब हमने उसको 100 रुपए में खरीदा था, तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो 100 रुपए थी। अब डिप्रिसिएशन लगने के बाद आज की तारीख में उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मान लीजिए कि 60 रुपए है, लेकिन जब वो डिस्ट्रॉय होती है तो इंश्योरेंस, सैलवेज वगैरह वगैरह और स्क्रैप वैल्यू मिला जुला के अगर आपको 80 रुपया मिल रहा है, तो ये जो 80 रुपया मिल रहा है ये रिटर्न डाउन वैल्यू से जो कि 60 है 20 रुपए ज्यादा है। तो ये चूंकि 20 रुपए ज्यादा है, इसको इस पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इसको इनकम ऑफ द बिजनेस मान लिया जाएगा, बशर्ते ये कि ये जो 20 रुपए हैं ये एक्चुअल कॉस्ट माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू से ज्यादा ना हो। हमारे इस एग्जाम्पल में एक्चुअल कॉस्ट है 100 और रिटर्न डाउन वैल्यू है 60, तो वो है 40, उसका जो डिफरेंस है। तो यानी कि मनीज पेबल प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू, जो कि हमारे केस में 20 रुपए आ रहा है, वो 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 40 तक का जो डिफरेंस है, जो एक्सेस है, जो बढ़त है, उसको टैक्स कर लिया जाएगा उस प्रीवियस ईयर में जब वो मनीज पेबल ड्यू हो जाता है, उस प्रीवियस ईयर में नहीं जब वो स्क्रैप वैल्यू ड्यू हो जा रही है।
बल्कि उस प्रीवियस ईयर में जब मनी पेबल ड्यू होता है। स्क्रैप की तो जो भी वैल्यू हो वो आप एस्टिमेट कर सकते हैं, भले ही वो स्क्रैप बिका ना हो। लेकिन अगर मनी पेबल ड्यू हो गया तो स्क्रैप वैल्यू को उसमें अपने आप जोड़ा जाएगा। इनकेस कोई स्क्रैप वैल्यू उसके अलावा मिलने योग्य है तो उसको जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद उसमें से रिटर्न डाउन वैल्यू घटा के जो डिफरेंस आएगा या जो एक्सेस आएगा उसको टैक्स किया जाएगा। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है, और एक्सप्लेनेशन जो सबसेक्शन 2 का एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि ये जो बिल्डिंग मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर है, उसके रिस्पेक्ट में अगर मनी पेबल ड्यू हो जा रहा है किसी प्रीवियस ईयर में, लेकिन उस प्रीवियस ईयर में वो मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट या फर्नीचर जो पहले इस्तेमाल किया जा रहा था बिजनेस के लिए, अब एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, यानी कि उस बिजनेस में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि प्रोविजन इस सबसेक्शन के इस प्रकार से लागू होंगे जैसे कि वो बिजनेस जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा हो। कहने का मतलब ये हुआ शॉर्ट में कि ऐसा हो सकता है कि जिस साल में बिल्डिंग मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर सोल्ड, डिस्कार्ड, डिमोलिश या डिस्ट्रॉय हुआ, उस साल में मनीज पेबल नहीं हो पाया। अब मनीज पेबल हुआ अगले साल में या कुछ साल के बाद ड्यू हुआ, तो जब मनीज पेबल ड्यू हुआ उस प्रीवियस ईयर में अगर वो बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं भी है तो भी ये जो एक्सेस राशि है ये कैलकुलेट करके उस प्रीवियस ईयर में जब वो ड्यू हो जा रहा है मनीज पेबल, उस साल में वो टैक्स कर ली जाएगी। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जब भी कोई ऐसा एसेट है जो कि इस प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो साइंटिफिक रिसर्च पे किया गया है, जिसको कि हमने 35(2)(b) के क्लॉज सी में और क्लॉज 1(4) में हमने उसको पढ़ा है या उसको डिफाइन किया गया वहां पे, जिसका मीनिंग ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि इस सेक्शन 35 के इन सबसेक्शंस के क्लॉजेस में मेंशन्ड है। तो अगर ऐसा कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि एसेट के रूप में होगा ऑब्वियसली, अगर वो सेल कर दिया जाता है और विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, सेल कर दिया जाता है लेकिन किसी और पर्पस के लिए, यानी साइंटिफिक रिसर्च के अलावा उसका इस्तेमाल किसी और पर्पस में अगर नहीं हुआ तो जो भी प्रोसीड्स हैं सेल के, और उनमें अगर हम जो डिडक्शंस अभी तक हमको मिल चुके हैं अंडर क्लॉज 1 वो जोड़ दें, या जो भी डिडक्शंस हमको 35(2)(b) वगैरह में मिले हैं वो भी उसमें जोड़ दें, यानी कि हम प्रोसीड्स ऑफ सेल में जोड़ रहे हैं जो डिडक्शंस अभी तक हमको साल दर साल मिले हैं। जोड़ने के बाद अगर हम ये पाते हैं कि कुल मिला के जो राशि आ रही है वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था उससे ज्यादा है, exceeds the amount of the capital expenditure, then the excess or the amount of the deduction so made, whichever is less, shall be chargeable। तो जो भी एक्सेस है, यानी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 100 रुपए का, और उसके बाद कुछ साल हमने उसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया, तो जब हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया तो हमें डिडक्शन मिल रहा होगा सेक्शन 35 में। तो जो डिडक्शन हमें मिल रहा था, लेट अस से कि हमको कुल मिला के अभी तक का जो डिडक्शन हमको उस पर मिला है उस 100 रुपए पे, वो हमको 20 रुपए का मिल चुका साल दर साल टोटल मिला के। उसके अलावा अब वो जो एसेट है वो हमारा जो मार्केट में बिक रहा है वो आज की तारीख में हम उसको 90 रुपए में बेच पा रहे हैं, तो यानी 90 रुपए हमारे हो गए प्रोसीड्स ऑफ द सेल, और 20 रुपए हमारा हो गया कुल डिडक्शन जो हमको मिला, कुल मिला के हो गया 110 रुपए।
इस 110 रुपए में से हम घटाएंगे जो अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर था, यानी कि 100 रुपए, तो बचा 10 रुपए। ये जो 10 रुपए है, ये जो एक्सेस राशि है, या अमाउंट ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन हमें मिला था 20 रुपए, तो 10 और 20 में हम देखेंगे, यानी एक्सेस राशि और डिडक्शंस में हम देखेंगे कौन सी राशि कम है और वो राशि चार्ज की जाएगी। हमारे इस एग्जाम्पल में डिडक्शन की राशि ज्यादा है 20 रुपए, जबकि हमारा जो एक्सेस है वो 10 रुपए आ रहा है। अगर हमारा जो ये जो एसेट है ये हमारा और ज्यादा में बिका होता तो हमें जो डिडक्शंस हमारे कम हो जाते, तो हम डिडक्शन की राशि को चार्ज करते टैक्स के लिए। लेकिन चूंकि एक्सेस की राशि हमारी कम आ रही है, तो यहाँ पे एक्सेस की राशि चार्ज हो जाएगी इनकम टैक्स के लिए एज द इनकम ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, यानी उस हेड में चार्ज होगी वो उस प्रीवियस ईयर के लिए जिसमें वो सेल हुई है। सेल टुक प्लेस का मतलब ये है कि सेल पूरी हो गई। सेल पूरी हो गई, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि क्या चीज बिक्री हो रही है। अगर कोई वो प्रॉपर्टी है तो उसकी सेल सेक्शन 53A के अनुसार भी पूरी हो सकती है, जिसमें सब्सटैंशियल कंप्लायंस अगर हो गया है तो भी पूरी हो सकती है। इसको कहते हैं पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, यानी कि किसी ने पोजीशन दे दिया और वो पैसा भी टाइमली दे रहा है एज पर द एग्रीमेंट, तो भी सेल पूरी हो जाती है। अदरवाइज जो दूसरी कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का पोजीशन भी हो गया और पेमेंट भी पूरा हो गया, तो सेल पूरी हो गई। तो जिस प्रीवियस ईयर में सेल पूरी हो गई उस प्रीवियस ईयर में ये टैक्स होगा। अगर सेल जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये टैक्स नहीं होगा। जब सेल पूरी हो जाएगी, जिस प्रीवियस ईयर में पूरी होगी उस प्रीवियस ईयर में ये टैक्स होगा। और इसमें यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है कि लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले मैं एक बात एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो वर्ड्स है विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस। मान लीजिए कि वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जो एसेट था कैपिटल एसेट, वो साइंटिफिक रिसर्च के अलावा अगर किसी और पर्पस के लिए यूज हो जाता, तो ऐसे कंडीशन में हम वो जो भी डिडक्शन थे उसको विड्रॉ करते हैं एज पर सेक्शन 35। तो यहाँ पर वो केस कंसिडर किया जा रहा है जब वो एसेट साइंटिफिक रिसर्च में ना यूज होकर सीधे बेचा जा रहा है, साइंटिफिक रिसर्च के अलावा किसी और पर्पस में ना यूज कर किए जाए वो, बल्कि बेचा जा रहा है। तो जब वो बेचा जा रहा है यानी वो साइंटिफिक रिसर्च से बाहर जा रहा है तो हमको देखना है भी कितने में बिक रहा है, वो कितने में बिक रहा है प्लस कितना डिडक्शन हमने दे दिया था। जो भी डिडक्शन हम दे चुके हैं और जो जितने में बिक रहा है वो, अगर वो राशि उसने जो खर्चा पहले किया था उसको खरीदने में उससे ज्यादा है, तो उस एक्स्ट्रा राशि को हम टैक्स कर लेंगे। सीधी सीधी सी बात है। और नहीं तो अगर डिडक्शन की राशि उससे कम है तो वो डिडक्शन की राशि को हम टैक्स कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक तरह से जो डिडक्शन उसको दिए गए हैं वो विड्रॉ किए जा रहे हैं कि तुमने साइंटिफिक रिसर्च से क्यों बाहर निकाली अब चीज, तुमको साइंटिफिक रिसर्च में रखना चाहिए था उसको। तो अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च में किसी एसेट को इस्तेमाल करता है और बाद में उसको वहां से हटा देता है, तो जो डिडक्शन हम उसको देते हैं वो उसको किसी ना किसी तरह से हम उससे विड्रॉ कर लेते हैं। अब आते हैं 41(4) पे। 41(4) ये कहता है कि जब कोई डिडक्शन अलाउ कर दिया गया है बैड डेट के रिस्पेक्ट में। बैड डेट यानी आपको कोई देनदारी है लेकिन अब आपको देना नहीं है, क्योंकि देनदारी कैसे बनी थी आपकी? मान लीजिए कि आपने कोई चीज परचेज की, अब कोई ट्रेडिंग आइटम परचेज किया, उसका पेमेंट करना था, तो जब कोई कोई भी आइटम है और कोई डेट है जो कि बैड हो गई, यानी कि अब वो आपको नहीं मिलना है। लेट अस से कि जैसे आप बैड डेट तो वो तब होती है जैसे मान लिया आपने कुछ सेल किया। अब आपने सेल किया तो सेल करने के बाद आपको पैसा मिलना था,
लेकिन वो पैसा आपको नहीं मिलना है, क्योंकि आपने सोचा कि वो पैसा अब आपको मिलेगा नहीं, या जिसको आपने सेल किया उसने मना कर दिया, या उसका एक पार्ट उसने देने से मना कर दिया। मान लीजिए आपने 100 रुपये मांगा, उसने कहा नहीं मैं 80 दूंगा, बिल आपका 100 रुपये का था, वो व्यक्ति आपको 80 रुपये दे रहा है केवल, तो ये 20 रुपये अब आपको मिलना नहीं है। तो अगर आप 100 रुपये की सेल दिखाएंगे तो 20 रुपये आपको बैड डेट में दिखा देंगे। या इसी प्रकार से कोई भी राशि जो आपको मिलनी थी लेकिन आपको अब नहीं मिलेगी, तो वो आपके लिए बैड डेट हो गया। जो बैड डेट है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, यानी ये आपका एक तरह से लॉस हो गया। और इस बैड डेट का डिडक्शन हमने मान लीजिए अलाउ कर दिया, और ये डिडक्शन हमारा 36(1)(7) में ये लिखा हुआ है कि बैड डेट किन कंडीशंस में अलाउ करना चाहिए। मान लीजिए कि एसएससी ने बैड डेट क्लेम किया और उसका बैड डेट हमने अलाउ कर दिया। अब बाद में क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली if the amount subsequently recovered on any such debt is greater than the difference between the debt and the amount so allowed, यानी कि जो राशि रिकवर की गई उस डेट पे, वो राशि जो डेट और जो हमने अलाउंस किया था उससे अगर राशि ज्यादा है जो उसको मिल रहा है, यानी कि मान लीजिए कि जो डेट थी वो 100 रुपए की थी, और जो बैड डेट के रूप में अलाउ हुई थी राशि वो मान लीजिए 90 रुपए की थी। ठीक, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 10 रुपए का। अब जब कोई अमाउंट रिकवर हुआ तो जो रिकवरी हुई अमाउंट की वो लेटर से 30 रुपए की रिकवरी हो गई। ठीक, तो जो 30 रुपए है ये 10 रुपए से ज्यादा है, 20 रुपए के बराबर। तो ये जो 20 रुपए है यानी एक्सेस, वो 20 रुपए प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन मान लिया जाएगा, क्योंकि ये एक्सेस राशि है, ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन मान लिया जाएगा, और इसको इनकम टैक्स के लिए चार्ज कर लिया जाएगा उस प्रीवियस ईयर के इनकम के रूप में जिस प्रीवियस ईयर में ये राशि रिकवर की जाती है। भले ही वो जो बिजनेस एंड प्रोफेशन था जिसमें जिसके संदर्भ में उसको डिडक्शन मिला था, वो बिजनेस अब एग्जिस्टेंस में हो चाहे ना हो। इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझने के लिए कि मान लीजिए कि अब हमने जो अभी अभी अपना एग्जाम्पल लिया था उसमें डेट 100 रुपए की थी, और जो बैड डेट अलाउ किया गया था वो 90 रुपए का अलाउ किया गया था। कहने का मतलब ये कि जो 10 रुपए के अराउंड, मतलब जो 100 माइनस 90, 90 बैड डेट अलाउ कर दिया, यानी कि 10 रुपए का बैड डेट हमने नहीं अलाउ किया, 10 रुपए का बैड डेट हमने अलाउ नहीं किया। अगर हम पूरा डेट उसको अलाउ कर देते, मान लीजिए कि 100 का 100 हमने अलाउ कर देते उसको, तो ये डिफरेंस जो था 0 हो जाता। उस केस में अगर जो भी राशि वो रिकवर करता, मान लीजिए 30 रुपए, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया है, तो वो 30 रुपए चार्जेबल हो जाती। लेकिन चूंकि हमने पूरा उसको अलाउ ही नहीं किया, यानी 10 रुपए तो उसके रह गए अलाउ होने के लिए, और उसको अब 30 रुपए मिल रहे हैं, तो 30 माइनस 10 ही हम उसको अब अलाउ करेंगे, जो कि कहते हैं 20 रुपए, सॉरी 30 माइनस 10 हम उसके चार्ज करेंगे, क्योंकि पहले हम 10 रुपए ऑलरेडी पहले चार्ज कर चुके हैं, क्योंकि 100 में से हमने 90 ही अलाउ किया, यानी 10 पे तो हम टैक्स ले चुके हैं। क्योंकि अब उसको 30 रुपया मिल रहा है अपने बैड डेट में से, तो 10 चूंकि हम उसको पहले ही अलाउ कर चुके, पहले हम चार्ज कर चुके हैं, तो जो बचा हुआ 20 रुपए है उसके ऊपर टैक्स अब हम चार्ज कर लेंगे। तो ये हुआ सबसेक्शन 4।
एक्सप्लेनेशन में हमने मनीज पेबल की डेफिनेशन को ऑलरेडी समझ लिया है, उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट समझ लिया। सोल्ड वर्ड भी हमने समझ लिया है कि वो उसमें एक्सचेंज और कंपल्सरी एक्विजिशन भी शामिल होता है। बहरहाल सोल्ड में अगर कोई अमेलगमेशन हो जाता है तो उसको सोल्ड में नहीं माना जाएगा। Does not include a transfer in the scheme of amalgamation of any asset by the amalgamating company. अगर amalgamating company amalgamated company को scheme of amalgamation के तहत अगर कोई एसेट ट्रांसफर कर देती है और amalgamated कंपनी हमारी इंडियन कंपनी है, तो ऐसे केस में उसको हम सोल्ड की डेफिनेशन में इस सब सेक्शन के संदर्भ में उसको सोल्ड की डेफिनेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि अमालगमेशन के तौर पे वो ट्रांसफर हो रहा है एसेट, तो इट इज नॉट अ रियल और एक्चुअल सेल, इट इज नॉट अ जेन्युइन सेल, केवल एक अमालगमेशन हो रहा है। और अमालगमेशन नॉर्मली बेटर मैनेजमेंट के लिए किया जाता है या फॉर बेटर प्रॉफिट्स किया जाता है, तो जिसको कि सरकार एनकरेज करती है। तो इसलिए अमालगमेशन को हम सेल मान के और उसकी राशि को यहाँ पे टैक्स करने की हम कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं हम 41 के 4A पे। 4A कहता है कि जब भी कोई डिडक्शन हमने अलाउ कर दिया है किसी भी स्पेशल रिजर्व के रिस्पेक्ट में, जो कि क्रिएट किया गया था और मेंटेन भी किया गया था 36(1)(8) सेक्शन जो दिया हुआ है उसमें, तो अगर जैसे 36(1)(8) सब सेक्शन का जो क्लॉज है उसमें बात की गई है एक डिडक्शन अलाउ करने की, जिसमें कि स्पेशल रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो एक बात देखते हैं 36(1)(8) में ये कौन सा डिडक्शन है। तो 36(1)(8) में हम जाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि ये कौन सा डिडक्शन है। अब देखिए यहाँ पे 36(1)(8, in respect of any special reserve created and maintained by a specified entity, an amount not exceeding 20% of the profits. यहाँ पे 20% of the profits जो कि एलिजिबल बिजनेस से कोई डिराइव कर रहा है उसका डिडक्शन अलाउ किया जा रहा है अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि उसने एक स्पेशल रिजर्व उसके संदर्भ में क्रिएट कर लिया है जो कि रिजर्व अकाउंट में जा रहा है, कैरीड टू द रिजर्व अकाउंट। डिडक्शन क्लेम करने से पहले या इस क्लॉज में डिडक्शन देने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो राशि रिजर्व अकाउंट में गई है, यानी डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट द रिजर्व अकाउंट। और बिजनेस शुड बी एन एलिजिबल बिजनेस और एंटिटी शुड बी ए स्पेसिफाइड एंटिटी। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन में स्पेसिफाइड एंटिटी का वर्णन किया गया है, तो स्पेसिफाइड एंटिटी आप देख सकते हैं कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है या कोई ऐसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है या कोई नॉर्मल कंपनी है या कोई बैंकिंग कंपनी है या कोई कोऑपरेटिव बैंक है क्या या कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है या और कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। यानी ये स्पेसिफाइड एंटिटीज एक ऐसी एंटिटीज है जो कि लोन देती है, जो कि फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन टाइप का काम करती है, यानी लोन देने का काम कर रही है। और किस बात के लिए वो लोन दे रही है, वो है एलिजिबल बिजनेस। तो एलिजिबल बिजनेस में का मतलब है कि वो जो लॉन्ग टर्म लोन दे रही है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जैसे कि एलिजिबल बिजनेस की डेफिनेशन है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे रही है वो इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए या हाउसिंग को डेवलप करने के लिए या कंस्ट्रक्शन या परचेज ऑफ हाउसेज के लिए रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप वगैरह करने के लिए वो लोन देते हैं। तो जब वो इस टाइप के काम कर रहे हैं कि अच्छी चीजों के लिए लोन दे रहे हैं जिसको कि सरकार एनकरेज करना चाहती है, सरकार ने कहा ठीक है, जो स्पेसिफाइड एंटिटीज एलिजिबल बिजनेस से प्रॉफिट्स डिराइव कर रही हैं, क्योंकि इस टाइप का बिजनेस है जो कि ऐसे चीजों के लिए लोन दे रहा है जो कि सरकार प्रेफर कर रही है, तो उसके लिए अगर आप लोन देते हैं तो हम आपके प्रॉफिट्स का 20% का डिडक्शन आपको दे देंगे 36(1)(8) के तहत, बशर्ते ये कि जो भी आप डिडक्शन यहाँ लेते हैं उसको आप एक रिजर्व अकाउंट में लेके जाएंगे।
और बशर्ते ये कि जहां पर भी जो एग्रीगेट है ना अमाउंट्स का जो आप रिजर्व अकाउंट में ले जा रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो जो राशि है वो आपके शेयर कैपिटल से अगर डबल हो जाती है, exceeds twice the amount of the paid up share capital and of the general reserves of the specified entity, यानी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व्स का डबल अगर हो जाती है ये रिजर्व अकाउंट की राशि, तो आपको इस सबसेक्शन में डिडक्शन या अलाउंस नहीं मिलेगा जो उसके ऊपर की राशि होगी। यानी कि एक लिमिट तक हम ये देंगे आपको, जब तक आप अपने पेड अप शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व से ज्यादा का रिडक्शन नहीं लें, यानी अप टू पेड अप शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व आप अपना डिडक्शन ले सकते हैं। बस ये कि एक साल में आपके प्रॉफिट्स पे 20% का डिडक्शन हम आपको देंगे। तो ये जो डिडक्शन दिया जा रहा है 36(1)(8) के तहत, इसके रिस्पेक्ट में सेक्शन 41 के 4A में कहा जा रहा है कि जब भी कोई रिडक्शन दिया गया है, अलाउ किया गया है किसी स्पेशल रिजर्व के रिस्पेक्ट में जिसको कि क्रिएट किया गया था अंडर 36(1)(8), और बाद में क्या होता है, एनी अमाउंट इज सब्सिक्वेंटली विड्रॉन फ्रॉम सच स्पेशल रिजर्व, ऐसे स्पेशल रिजर्व से कोई राशि विड्रॉ कर ली जाती है, तो जो भी राशि विड्रॉ कर ली गई है स्पेशल रिजर्व से वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स मान ली जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन का, और उसके अनुसार उसको इनकम टैक्स के लिए चार्ज कर लिया जाएगा उस प्रीवियस ईयर के इनकम के रूप में जिस प्रीवियस ईयर में वो राशि विड्रॉ की जाती है। अब 4A का जो एक्सप्लेनेशन है वो कहता है कि अगर ये राशि जब विड्रॉ करी जा रही है स्पेशल रिजर्व से, तब अगर बिजनेस एग्जिस्टेंस में अब नहीं और नहीं भी है तो भी इस सब सेक्शन के जो प्रावधान है वो ऐसे अप्लाई करेंगे जैसे वो बिजनेस अभी भी एग्जिस्टेंस में है। ये बात हमने इसी तरह की बात ऊपर भी देखी है, यानी बिजनेस अगर खत्म भी हो जाए तो भी हम इसको टैक्स करेंगे अगर आपने विड्रॉ कर लिया उस स्पेशल रिजर्व से। अब आते हैं 41(5) 41(5) ये कहता है कि जब कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन है, अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, ठीक, जैसे हमने ऊपर देखा बार बार कि बिजनेस एंड प्रोफेशन हो सकता है बाद में एग्जिस्टेंस में ना हो, और जब वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहता है उस वक्त कोई राशि चार्जेबल टू टैक्स हो जाती है उस पर्सन के लिए, where the business referred to in this section is no longer in existence and there is income chargeable to tax under all these subsections जो हमने ऊपर पढ़े 1, 3, 4 and 4A, तो any loss not being a loss sustained in speculation business which arose in that business or profession during the previous year, तो अगर कोई ऐसा लॉस था स्पेकुलेशन बिजनेस वाले लॉस को छोड़ के, अगर कोई दूसरा लॉस था जो कि उस बिजनेस या प्रोफेशन में अराइज हुआ था, चाहे वो कैरी फॉरवर्ड लॉस भी हो सकता है, अक्यूमुलेटेड लॉस हो सकता है, उसका अनअब्जॉर्ब लॉस हो सकता है, तो जो भी लॉस था जो कि उस बिजनेस प्रोफेशन में अराइज हुआ था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर में जब वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, यानी बिजनेस जब खत्म हो गया उस प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी लॉस था जो कि अभी एडजस्ट नहीं हुआ था, विच कुड नॉट बी सेट ऑफ, जिसका सेटिंग ऑफ नहीं हो पाई थी किसी और इनकम के अगेंस्ट, क्योंकि इनकम थी ही नहीं उस प्रीवियस ईयर के लिए, तो इस लॉस को, जो कि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस नहीं होना चाहिए, इस लॉस को आप ये जो प्रॉफिट्स अराइज हो रहे हैं जब बिजनेस खत्म हो गया है उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि भी पुराना लॉस है तो वो तो एडजस्ट आपको हमको अलाउ हम कर देंगे आपको, अगर आपका कोई पुराने आपकी जो लॉसेस हैं वो अब आप रिकवर कर ले रहे हैं या कोई बैड डेट आप रिकवर कर ले रहे हैं, तो आपकी कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी पहले एक्सटिंग्विश हो गई थी, फिर से आपने उसको रिकवर कर लिया, तो इस टाइप की चीज़ों में, या कोई आपका प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग या फर्नीचर वो सोल्ड सेल हो गया, डिस्कार्ड हो गया, उसमें आपको कोई राशि मिल जा रही है, तो जो भी है, जो भी मनीज पेबल हैं, अब वो अगर टैक्सेबल हो जा रहे हैं किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो जिस प्रीवियस ईयर में बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं रहा था उस प्रीवियस ईयर का जो भी लॉस था, भले ही बीच में अंतराल रहा हो कई सालों का भी,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंटिन्यूटी इज नॉट नेसेसरी। अगर बिजनेस मान लीजिए 4 साल पहले भी खत्म हो गया था और 4 साल पहले जो अक्यूमुलेटेड लॉस था, जो भी अनअब्जॉर्ब लॉस था, वो मान लीजिए कि 50 रुपए का था और अब इधर 4 साल बाद अचानक आपको वो राशि प्राप्त हो गई जिसको कि टैक्स किया जाना है और राशि आपकी जो है चार्ज हो गई है, वो जो चार्ज होने वाली है वो मान लीजिए 60 रुपए मिल रही है आपको। तो पुराना लॉस 50 रुपए का एडजस्ट करके आपको केवल 10 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा, नहीं 10 रुपए आपकी टोटल इनकम में जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो सेट ऑफ है पुराने लॉस का, वो भी यहाँ पे एक तरह से दिया गया है। तो सब सेक्शन 6 अभी के संदर्भ में इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दैट इज सेक्शन 41 फॉर यू ऑल. Thank you very much for having attended this session.